प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जो जूनियर इंजीनियर की बहाली है उसको लेकर मैं आपको पहले भी एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था, जिसमें प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड किया था। लगभग 100 क्वेश्चंस मैंने बताया, जिसमें 80 क्वेश्चन जो थे वो आपका टेक्निकल था और 20 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल था, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, वो सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड थे, जो कि नॉन टेक्निकल यानी जनरल स्टडीज़ था। अब यह हमारा जो है दूसरा पार्ट होने वाला है। देखो, कई सारे लोग क्या कर रहे हैं कि जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके इंतज़ार में बैठे हैं कि जजमेंट आएगा, फाइनल वैकेंसी आएगी, उसके बाद हम जो है तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो डियर, चाहे 5 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे, बहाली तो आपकी आनी ही है। तो उसके इंतज़ार में आप अपने नॉलेज को वेस्ट क्यों करें? तो आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, एक्सप्लोर करिए अपने आप को, क्योंकि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ज़िंदगी को एक्सप्लोर करिए, है ना। अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक लेकर जाइए, अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। कई सारे लोग मेरे को कमेंट करके बताते हैं कि तुम्हें तो खुद नहीं पढ़ने आता है, फिर भी पढ़ाने आ जाते हो। तो मैं मानता हूँ कि मेरे को उतना अच्छा नहीं पढ़ने या पढ़ाने आता है, लेकिन मैं अपने आप को ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हाँ, हो सकता है कि मेरे अंदर लाखों बुराइयाँ हो, लेकिन उन बुराइयों को ओवरकम करने की मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कम से कम मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग खाली पीली बैठे ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें खुद नहीं आ रहा है, वो क्या उखाड़ रहे हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं। मैं तो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छा कर सकूँ। लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हें खुद नहीं आता है, मैं उनसे बस यही कहूँगा कि कोशिश करो आप भी, कि आप और बेहतर करो, अपने जीवन के हर वो मुकाम को आप पाओ जो आपका लक्ष्य है। मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं कोई अमीर ख़ानदान का बेटा नहीं हूँ। मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे पैसा क्या होता है, 1 रुपया कैसे कमाया जाता है, और उस 1 रुपया को कितने दिन तक यूज करना है, कब उस 1 रुपया को इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ को ख़रीदना है, उसके लिए सोचना पड़ता है। उस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि लाइफ कैसे जीनी है। हाँ, थोड़ी टाइम लग सकता है मुझे और सफल होने में या मुझे और एक्सपर्ट बनने में, बट मैं हार नहीं मानूंगा। और मैं यही कहूँगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको हार नहीं मानना है, आपको होप नहीं छोड़ना है। अपने आप से हमेशा होप रखिए कि आप और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बातें तो बोलने के लिए बहुते बातें मैं बोल सकता हूं, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला सेक्शन है जो कि अपना सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच पेपर से रिलेटेड है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, मार्बल इज़ ए टाइप ऑफ रॉक। किस तरीके के टाइप ऑफ रॉक का जो है मार्बल होता है? तो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल्स होता है मार्बल, यानी मार्बल इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अगला क्वेश्चन है कि जो साइज़ होता है कन्वेंशनल ब्रिक का, तो वो क्या होता है? तो कन्वेंशनल ब्रिक का साइज़ होता है 23 सेंटीमीटर गुने 11.4 सेंटीमीटर गुने 7.6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट। क्ले कंटेंट का क्या परसेंटेज होगा प्रेजेंट इन फ्रीबली हाइड्रोलिक लाइम? तो क्ले का जो परसेंटेज होता है
कंटेंट का वो 5 से 10% होता है। कितना होता है? 5 से 10%। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस दैन 30 मिनट से कम जो है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी ओपीसी का नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इग्जेनरस ट्री है ना, एक जो जिनस ट्री का जो ओल्डेस्ट पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका पीथ यानी मज्जा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ पेंट द चेंज characterized by the appreciable reduction in the initial flexibility। जो इनिशियल फ्लेक्सिबिलिटी होता है, कोहेजन होता है, एडहेशन होता है और फिल्म इज टर्म्ड एज, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ब्रिटलनेस। क्या कहा जाता है? ब्रिटलनेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चंस बोला जा रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? विच ऑफ फॉलोइंग इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? तो कंक्रीट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है। कैसे इंक्रीज किया जाता है? तो बाय इंक्रीजिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट का फाइननेस को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे जो स्ट्रेंथ होगा हमारा कंक्रीट का वो भी इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि इफ़ एस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एस जो है स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, एक्स इज़ द जेल स्पेस रेशियो, एक्स जो है जेल स्पेस रेशियो है, देन अकॉर्डिंग टू पावर्स एंड ब्राउनयार्ड, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड जेल स्पेस रेशियो इज। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? तो इसका रिलेशन हो जाएगा आपका यहाँ पे एस इज इक्वल टू 240 गुने एक्स के पावर 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनसाइड कंक्रीट फॉर्मवर्क इज ऑयल, इनसाइड ऑफ कंक्रीट फॉर्मवर्क इज ऑयल टू, मतलब ऑयल जो लगाते हैं फॉर्मवर्क के अंदर तो वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? ताकि जो चिपिंग ऑफ कंक्रीट फ्रैगमेंट्स है ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क उसको ख़त्म किया जा सके। मतलब जो चिपिंग है वो हमारा निकल कर ना जाए, मतलब स्मूथ सरफेस जो है हमारा बना रहे कंक्रीट आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। इसलिए जो है हम लोग कंक्रीट फॉर्मवर्क के लिए अंदर हम लोग जो है ऑयल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चंस बोला जा रहा है, पिक अप द फॉलोइंग एडमिक्सचर, पिक अप द फॉलोइंग करेक्ट एडमिक्सचर यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में कौन सा एडमिक्सचर का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लाई एस्क, सिलिका फ्यूम और GGBFS, तो तीनों ही हमारा सही है। तीनों जो एडमिक्सचर्स है उसका यूज किया जाता है आपका हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में। तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एन एडवांस पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, जो एडवांस पेमेंट दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल्स brought by the contractor to the site of work under construction is called। तो उसको कौन सा पेमेंट कहते हैं? तो वो हमारा सिक्योरिटी या सिक्योर्ड एडवांस होता है। क्या होता है? सिक्योर्ड एडवांस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। यहाँ पे आपके जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला है आपका कि इंजीनियरिंग इकोनॉमी
is a decision assistance tools by which one method will be chosen as the most economical one. Okay. For understanding the engineering economy, one should be able to classify the basic terminology and fundamental concept of economy. जो इंजीनियरिंग इकोनॉमी होता है वो कलेक्शन होता है मैथमेटिकल टेक्निक का विच सिंप्लीफाई इकोनॉमिक कंपैरिजंस। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस अगर देखें तो तीनों जो है हमारा सही है, यानी ऑल ऑफ द एबव, मतलब जो तीन हमने ऑप्शंस बताए वो तीनों ही हमारा क्या है, करेक्ट है, सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है fill in the blanks is obtained by cutting the break longitudinally into two equal half। दो इक्वल हाफ में, तो जब दो इक्वल हाफ में कटिंग किया जाता है तो वो आपका होता है यहाँ पे क्वीन क्लोजर। क्या होता है, क्वीन क्लोजर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है द वॉल मेड ऑफ टू पैरेलल लेवल। जो वाल है दो पैरेलल लेवल से बना होता है ऑफ मेसनरी सेपरेटेड बाय कंटिन्यूअस एयर स्पेस इज। तो उसको क्या कहा जाता है, जो कंटिन्यूअस एयर स्पेस से होता है तो वो होता है कैविटी वाल। क्या होता है, कैविटी वाल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स को करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल करना है। क्वेश्चन है कि मैंसर्ड ट्रस इज ए कम्बिनेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रस। किसका कम्बिनेशन होता है, मैंसर्ड ट्रस। तो जो मैंसर्ड ट्रस होता है ये कम्बिनेशन होता है आपका किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट का। अगला क्वेश्चन है आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड एज डिफरेंस ऑफ। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो मेज़र किया जाता है एज ए डिफरेंस ऑफ। किसका डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है टू मेंबर्स ट्रस ए बी सी, जो कि फिगर में आपका दिया गया है, एक्सियल फोर्स इन किलो न्यूटन ट्रांसमिट किया जा रहा है मेंबर ए बी में। तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा। तो देखो अगर हम बात किया जाए यहाँ पे हमारा फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 20 किलो न्यूटन। अब ये 20 किलो न्यूटन कैसे आएगा, है ना, 20 किलो न्यूटन कैसे आएगा, तो समेसन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। समेसन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो एफ बी सी कॉस थीटा इज इक्वल प्लस कॉस थीटा प्लस एफ बी ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। और समेसन ऑफ एफ बाय इज इक्वल टू 0, तो एफ बी सी साइन थीटा प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 इसको ले लिए और इसको इक्वेशन 2 ले लिए। तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हम जो है क्या निकालेंगे, एफ बी सी निकालेंगे। तो एफ बी सी आ जाएगा -10/साइन थीटा। तो हमारा आ जाएगा एफ बी ए इज इक्वल टू आ जाएगा -10/साइन थीटा गुने कॉस थीटा, यानी यहाँ पे हमारा 10 कॉट थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 कॉट थीटा। जब 10 कॉट थीटा आ गया तो हम लोग जानते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1/0.5। तो हमारा एफ बी ए आ जाएगा 10 गुने 1/0.5। तो ये हमारा आ जाएगा, ये चला जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 20 किलो न्यूटन, जो कि ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो यहाँ पे करेक्टली जो है क्या करना है, मैच करना है।
करेक्टली आपको क्या करना है, मैच करना है। तो पहला है सेगमेंट ऑफ फोर्स पॉलीगॉन, तो ये पैरेलल होगा आपका टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। एंड जो सेगमेंट ऑफ फुनिकुलर होता है ये आपका पैरेलल होता है टू द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द एंड्स वेक्टर एंड पोल्स। एंड जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो होता है वो आपका हो जाएगा लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फोर्स डायग्राम। एंड आपका डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रेंट, तो ये होगा लाइन ज्वाइनिंग द लास्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ फोर्स डायग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द प्रॉपर्टी which permits permit a material to drawn out longitudinally to a reduced section is called, तो उसको जो है डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टिलिटी जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन लेंथ जो है स्मॉल एल है, कैरी करता है यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड को ऑफ इंटेंसिटी W नॉट इंटू एक्स ओवर इट्स इंटायर स्पैन। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इन द बीम इज, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा। तो देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा हमारा W नॉट एल क्यू बाई 27 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन जो है 8 मीटर है, कैरी करता है पॉइंट लोड 80 किलो न्यूटन एट 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। द नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट इन द बीम इज, बीम में बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। तो हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फिगर क्या ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा सपोर्ट है आपका यहाँ पे, ये आपका जो है 8 मीटर है टोटल, है ना। तो यहाँ पे 2 मीटर पे आपका जो है ये लग रहा है 80 किलो न्यूटन, और ये बाकी बच जाएगा आपका 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोमेंट अगर हम लेकर चलेंगे तो मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट ए इज इक्वल टू 0, तो आर बी इंटू 8 माइनस 80 गुने 2 इज इक्वल टू 0, तो आर बी आ जाएगा हमारा 20 किलो न्यूटन। क्या आ जाएगा, आर बी इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। तो अब आर बी आ गया 20 किलो न्यूटन, तो आर ए निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। तो आर बी है हमारा 20, तो ये चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 60 किलो न्यूटन। क्या आ जाएगा, 60 किलो न्यूटन। तो मोमेंट एट पॉइंट सी, है ना, जो कि जहाँ पे हमारा सी पॉइंट पे ही लग रहा है 80 न्यूटन, तो मोमेंट जो होगा सी पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा, तो एम सी इज इक्वल टू आ जाएगा 60 गुने 2 यानी 120 किलो न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि वाइल एनालाइजिंग द शियर स्ट्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस
एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ बीम इज। तो सर्कुलर सेक्शन ऑफ बीम का क्या हो जाएगा? तो देखो सर्कुलर सेक्शन ऑफ बीम के लिए जो है 4/3 टाउ एवरेज जो है हमारा हो जाएगा। वही ट्रायंगुलर के लिए टाउ मैक्स आ जाएगा 3/2 टाउ एवरेज, और रेक्टेंगुलर के लिए टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज जो है हमारा आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं क्या होगा हमारा। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4/3 टाउ एवरेज। अगला क्वेश्चन है इफ़ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.4 poise and specific gravity 0.8, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन स्टोक्स वुड बी। तो कितना हो जाएगा? तो देखो हमारा म्यू बाई रो इज इक्वल टू 0.4/0.8 यानी 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 यानी 0.5 हमारा आएगा, 1/2 यानी 0.5। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन एम के एस सिस्टम सरफेस टेंशन इज एक्सप्रेस्ड एज। जो सरफेस टेंशन होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है एज। कैसे एक्सप्रेस किया जाता है सरफेस टेंशन को? तो kgf पर मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि अ बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड, एक बॉडी है जो कि फ्लोट करता है इन लिक्विड, इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं इफ़ इट्स मेटा सेंटर, अगर उसका मेटा सेंटर जो है वो आपका कोइंसाइड करता है विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि जो रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड बाय द जेट टू द टरबाइन इज़ नोन एज। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी। क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि जो टर्म होता है सॉइल मैकेनिक्स इज़ क्वाइंड बाय, किसके द्वारा क्वाइंड किया गया है? तो ये क्वाइंड किया गया था आपका जो सॉइल है ये आपका टरजागी के द्वारा। किसके द्वारा? टरजागी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इफ़ सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड, अगर सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड है देन इट इज़ सेड टू बी। तो अगर सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड है तो उस सॉइल को हम लोग कौन सा सॉइल कहेंगे? तो सॉइल जो है हमारा अगर फुल्ली सैचुरेटेड है तो हमारा 2 फेज सिस्टम में आएगा। 2 फेज सिस्टम में या तो फुल्ली ड्राई होगा या तो फुल्ली सैचुरेटेड होगा। और अगर हमारे पार्शियली सैचुरेटेड है इसका मतलब कि हमारा सॉइल जो है 3 फेज सिस्टम में है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम बात किया जाए तो सॉइल जो है 2 फेज सिस्टम में है, लेकिन उसमें सॉइल सॉलिड का पार्टिकल और वाटर ही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, जो कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो सबमर्ज्ड डेंसिटी होता है सॉइल का इन टर्म ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर कामा W, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल G एंड वॉइड रेशियो E इज़ एक्सप्रेस्ड एज। तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है गामा W इंटू G-1 प्लस E। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है इवेपोरेशन लॉसेज डिपेंड अपॉन। जो इवेपोरेशंस होता है ये डिपेंड करता है, इवेपोरेशन लॉस डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, ह्यूमिडिटी एंड विंड वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ वाटर सरफेस एंड डेप्थ ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ऑल यानी तीनों ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक सॉइल है जिसका लिक्विड लिमिट जो है 60% है
प्लास्टिक लिमिट 35% है, श्रिंकेज लिमिट जो है 20% है, एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट जो है 50% है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स सॉइल का क्या होगा? सॉइल का लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे अगर हम सारा वैल्यू पुट करें तो हमारा आ जाएगा 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 35। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 15/25। तो ये आ जाएगा 3/5। 3/5 बोले तो 0.6 क्या आ जाएगा 0.6, जो कि ऑप्शंस के अनुसार देखें तो बी ऑप्शन में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो मैग्नीट्यूड होता है फॉर परमेबिलिटी ऑफ फाइन सैंड का जो मैग्नीट्यूड होता है परमेबिलिटी के का वो कितना होता है? तो ये होता है आपका 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻3 के बीच सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका जो है मैग्नीट्यूड होता है परमेबिलिटी ऑफ फाइन सैंड। अगर हम बात किया जाए परमेबिलिटी ऑफ क्लीन ग्रेवल का तो 1 या 1 से ज़्यादा सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। वही क्लीन सैंड यानी कोर्सल के लिए बात किया जाए तो 1 से लेकर 1 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सैंड यानी मिक्सचर का 10⁻⁻2 से लेकर 5 × 10⁻⁻2 तक। इस तरीके से अलग अलग आपका होता है। क्ले का अगर बात किया जाए तो 1 × 10⁻⁻6 या उससे भी छोटा होता है, जो कि सेंटीमीटर पर सेकेंड में लेकर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, आपको चूज करना है। तो यहाँ पे आपका जो है 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि वैन शियर टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ नॉन कोहेसिव सॉइल ओनली। दूसरा है स्टेटमेंट इन दिस वैन शियर टेस्ट वैन शियर सॉइल एलोंग द क्यूबिकल सरफेस। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही भाई हमारा क्या है गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारा गलत है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ग्रिलेज फाउंडेशन जो होता है ये आपका प्रोवाइड किया जाता है फॉर हैवी लोडेड आइसोलेटेड कॉलम के लिए। ग्रिलेज फाउंडेशन इज़ ट्रीटेड एज स्प्रेड फाउंडेशन, और ग्रिलेज फाउंडेशन जो है कंसिस्ट करता है 2 सेट ऑफ परपेंडिकुलरली प्लेस्ड स्टील बीम। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि टारगेट ऑफ अचीविंग एन ओवरऑल डेंसिटी ऑफ रोड लेंथ इज थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान, यानी तीसरा जो 20 वर्षीय जो आपका प्लान लाया गया था 1981 से 2001 में, उसमें टारगेट कितना रखा गया था अचीव करना ओवरऑल डेंसिटी ऑफ रोड लेंथ। तो वो आपका थर्ड जो कि लखनऊ प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर जो है डेंसिटी योजना रखी गई थी, बनाई गई थी, टारगेट रखा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 1981 से 2000 तक चला था। वही पहला जो 20 वर्षीय योजना थी रोड प्लान का, वो 1943 से 1963 तक, इसमें रोड डेंसिटी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर था। दूसरा प्लान जो कि दूसरा 20 वर्षीय योजना जो थी वो 1961 से लेकर 1981 तक, जो कि बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एज पर IRC लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑफ माउंटेन ट्रेन्स, जो लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है माउंटेनियस ट्रेन का वो कितना होता है, तो 6%। कितना? 6% आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एट ग्रेड इज, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंटरसेक्शन एट ग्रेड इज, तो वो होता है आपका एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट शुड बी स्मॉल। एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू वेस्टरगार्ड equivalent radius of resisting section B is given as B, fill in the blanks, where A is the radius of wheel load distribution and H is the slab thickness। तो हमारा जो है वेस्टरगार्ड के अनुसार जो इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट 1.6 इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 इंटू एच। जब ए जो होता है छोटा होता है हमारा 1.724 एच के, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है आपको क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहला दिया गया ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ गिवन पॉइंट ऑन रोड इन गिवन यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। तो पहला का जो है जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी, तो ट्रैफिक डेंसिटी जो होता है ये नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग a unit length of road at a given instant of time। तो B का 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया तीसरा ट्रैफिक रेगुलेशन। क्या है, ट्रैफिक रेगुलेशन। तो जो ट्रैफिक रेगुलेशंस होता है ये आपका रूल्स होता है जो कि कवर करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ व्हीकल्स, ड्राइवर्स एंड ऑल अदर रोड यूजर्स। तो सी का 4 हो जाएगा। रोटरी इंटरसेक्शन, तो जो रोटरी इंटरसेक्शंस होता है वेयर ऑल कन्वर्जिंग व्हीकल्स आर फोर्स्ड टू मूव इन वन डायरेक्शन अराउंड अ लार्ज सेंट्रल ट्रैफिक आइलैंड। तो डी का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ रेलवे गेज, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा अगर बात किया जाए, मतलब हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है हमें पूछा जा रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा आ जाएगा लाइट गेज, उससे बड़ा नैरो गेज, उससे बड़ा मीटर गेज और सबसे बड़ा ब्रॉड गेज। यानी सबसे छोटा लाइट गेज और सबसे बड़ा ब्रॉड गेज। अगर इसका हम डायमेंशन अगर बात किया जाए रेल गेज का, तो लाइट गेज का जो है 610 mm, नैरो गेज का 762 mm और मीटर गेज का 1000 mm और ब्रॉड गेज का 1676 mm। ये जो है आपका होता है। अब भाई सवाल आता है कि गेज होता क्या है। तो देखो भाई, एक रेल का पटरी ये हुआ, ये दूसरा रेल का पटरी हुआ। इन दोनों रेल के पटरी के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ना, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, रेल गेज कहते हैं। जिस पे ट्रेन की जो दोनों पहिए होती हैं वो चलती है, तो उस रेल पटरी को क्या कहते हैं, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग जो है गेज कहते हैं, रेल गेज जो है हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग अ आरसीसी स्ट्रक्चर
with respect to elastic theory method, with respect to elastic theory method, तो वो कितना क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मोर इकोनॉमिकल। क्या हो जाएगा, मोर इकोनॉमिकल, ज़्यादा इकोनॉमिकल जो है हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग डिज़ाइन मेथड, विच ऑफ फॉलोइंग डिज़ाइन मेथड ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन लीनियर इलास्टिक थ्योरी। लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है हमारा बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, मेन रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार at support in a simply supported beam is to resist in the zone। किस जोन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जो है रेनफोर्सिंग बार का प्रोवाइड करते हैं, तो रेनफोर्सिंग बार प्रोवाइड करते हैं बॉन्ड स्ट्रेस के लिए। किसके लिए, बॉन्ड स्ट्रेस को सपोर्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो रेनफोर्समेंट होता है इन आरसीसी बीम इज़ यूजुअली प्लेस्ड एज, कहाँ पे प्लेस किया जाता है रेनफोर्समेंट को, आरसीसी बीम में। तो आरसीसी बीम में रेनफोर्समेंट को प्लेस किया जाता है टॉप एंड बॉटम, है ना, टॉप एंड बॉटम फाइबर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कंसीडर करना एक टी बीम को जो कि स्ट्रक्चर है फॉर लाइट लोडिंग ऑफ कंटिन्यूस बीम, what is the range of ratio between total depth with total span, है ना, total depth with total span का रेशियो क्या होता है अगर हम टी बीम कंसीडर करते हुए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिस पे लोड जो है हमारा लाइट लगता है, मतलब हल्का लोड जो है हमारा लगता है, तो उसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/15 से लेकर 1/20, मतलब 1/15 से लेकर 1/20 तक आपका होता है। वही अगर हम बात करें मीडियम लोड लगेगा तो 1/12 से लेकर 1/15 तक होगा, और बहुत ज़्यादा अगर लोड लगेगा तो जो रेशियो हो जाएगा 1/10 से लेकर 1/12 लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि when RCC footing is not extended in the plot of neighboring house, the type of footing prefer। अगर हम फुटिंग को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं प्लॉट में क्योंकि नज़दीक और भी घर हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा फुटिंग जो है प्रीफर करते हैं, यानी कौन सा फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं, तो स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। कौन सा प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रैप फुटिंग जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अ शियर की इज प्रोवाइडेड इन द बॉटम स्लैब ऑफ रिटेनिंग वॉल। अ शियर की इज प्रोवाइडेड इन बॉटम स्लैब ऑफ रिटेनिंग वॉल टू। क्यों प्रोवाइड टू किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो ये प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो फेलुअर है उसको अवॉइड किया जा सके। किसके कारण से फेल होने की संभावनाएं होती है, स्लाइडिंग के कारण से। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग अजम्पशंस इन लिमिटिंग या लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर इज़ फॉल्स। तो कौन सा जो है फॉल्स स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे है, तो फॉल्स है आपका प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू एक्सिस विल अनइवन आफ्टर बेंडिंग। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है स्टील इज़ ए मटेरियल। स्टील इज़ ए मटेरियल। स्टील जो है एक मटेरियल होता है। किस तरीके का मटेरियल होता है, तो इलास्टिक मटेरियल होता है। स्टील जो होता है इलास्टिक मटेरियल आपका होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ। कौन सा जो है वो एडवांटेज नहीं है किसका, पिन कनेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चरल कनेक्शन के लिए। वो यहाँ पे
ऑप्शन बी जो कि स्पीड विद विच स्ट्रक्चर कैन बी इरेक्टेड, है ना, स्पीड विद विच स्ट्रक्चर कैन बी इरेक्टेड। तो ये आपका जो है सही नहीं है, मतलब मेन एडवांटेज जो होना चाहिए वो आपका ये नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो होता है, जो मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो होता है फॉर स्टील टाई, किसके लिए, स्टील टाई के लिए, लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन एज, वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 350। कितना होता है, 350 आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन इज टर्म्ड ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लेंथ, मिनिमम रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ एलिमेंट्स इन कंप्रेशन इज स्पेसिफाइड टू प्रिवेंट। तो ये स्पेसिफाई किया जाता है किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफाई किया जाता है लोकल बकलिंग। किसको, लोकल बकलिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पर्लिन्स आर प्रोवाइडेड, जो पर्लिन्स होता है वो प्रोवाइड किया जाता है इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स ओवर रूफ ट्रस टू कैरी डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड। दे आर एज्यूम्ड एज what type of beams are as per IS 884 कोड के अनुसार। तो वो एज्यूम किया जाता है आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम। कैसे एज्यूम किया जाता है, कंटिन्यूअस बीम के तौर पे एज्यूम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फॉर रिजिड फ्रेम shown in figure the statical indeterminacy is, जो statical indeterminacy होता है is, ये क्या होता है statical indeterminacy, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका statical indeterminacy कितने आ जाएंगे। तो देखो भाई हमारा ds इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3c माइनस आर माइनस समेसन ऑफ m डैश माइनस 1। तो यहाँ पे हम c हमारा 4 है और r जो है हमारा 0 है और m डैश जो हमारा 3 है। तो सारा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ds इज इक्वल टू आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका वेन एवर द अवेलेबल नेचुरल ग्राउंड स्लोप इज स्टीपर दैन डिजाइंड बेड स्लोप ऑफ चैनल, the difference is adjusted by constructing, किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करके, तो वर्टिकल फॉल्स। किसको, वर्टिकल फॉल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग कोड इज यूज टू फाइंड आउट अर्थक्वेक फोर्स इन ए बिल्डिंग। कौन सा कोड यूज किया जाता है ताकि अर्थक्वेक बिल्डिंग का कैलकुलेट किया जा सके, तो वो है आपका IS 1893-2000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंसीडर करना, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन एस्टिमेटिंग। तो पहला स्टेटमेंट है जो कि असर्शंस है कि एक्यूरेसी टू बी ऑब्जर्व्ड इन preparing an estimate depends on the rate of item and unit of payment। और रीज़न दिया गया है कि हायर द रेट ग्रेटर शुड बी एक्यूरेसी विद विच द क्वांटिटीज़ आर कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे आपका अगर ऑप्शंस देखें जो कि असर्शंस और रीजंस आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चंस आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। तो यहाँ पे आपका जो असर्शंस है और रीजंस जो है दोनों ही सही है। असर्शंस और रीजन जो है क्या है, सही है। और
जो रीजन्स है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शंस को। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो डियर अगला क्वेश्चंस है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज्ड, है ना, जिसका यूज नहीं किया जाता है फॉर एस्टिमेटिंग ब्रिक वर्क इन बिल्डिंग। तो कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता है, तो मेथड है मिड सेक्शन मेथड। कौन सा, मिड सेक्शन मेथड का यूज जो है आपका नहीं किया जाता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि हाउ एग्रीगेट्स आर स्पेसिफाइड। एग्रीगेट्स को किस तरीके से हम स्पेसिफाई करते हैं। तो एग्रीगेट को स्पेसिफाई किया जाता है देयर साइज इन एमएम में उसका क्या साइज है उसके बेसिस पे हम लोग जो है स्पेसिफाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनफिल्ट्रेशन इज ऑलवेज। इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होता है या फिर उससे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्वांटिटी, जो कि क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क फॉर ए रूम इफ इंटीरियर डायमेंशन ऑफ रूम इज 4.6 and 3.6 meter, height of room is 3.5 meter, width of wall is 300 mm, dimension of door is 2.2 meter and 1.2 meter, door is given on the longer wall। जो longer wall है उस पे जो है डोर को दिया गया है। तो आपको जो है क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, जो कि क्यूबिक मीटर में आपको क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 17.76, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। कैसे, तो देखो कुल दीवार की लंबाई और चौड़ाई गुने कमरे की ऊंचाई माइनस दरवाजे खोलने का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम टोटल रूम प्लस डोर का, मतलब और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकल जाएगा ईट कितना लगेगा, कितना क्यूबिक मीटर में लगेगा। तो आसान है, तो ये 17.76 क्यूबिक मीटर जो है आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एज पर IAS 1172 1993 मिनिमम जो डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन है फॉर ड्रिंकिंग यूजेज इन लीटर पर डे के हिसाब से मिनिमम डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन कितना होता है वो आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 लीटर पर कैपिटा पर डे। आर्टेसियन वेल इज़ अ वेल विच डज नॉट रिक्वायर पंप, है ना, डज नॉट रिक्वायर पंप टू ब्रिंग वाटर टू द सरफेस, है ना, सरफेस पे पानी लाने के लिए किसी भी पंप की यानी मोटर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा अगर आर्टेसियन वेल हमारा है तब। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस होता है ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ई कोली इज परफॉर्म्ड बिकॉज, क्यों परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है बिकॉज दे आर यूज्ड एज इंडिकेटर। किस तौर पे यूज किया जाता है, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म के तौर पे फॉर प्रोबेबल प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस के। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक टाउन है इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट 5 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ रॉ वाटर फॉर डेली डोमेस्टिक सप्लाई। फ्लोकुलेटिंग particles are to be produced by chemical coagulations. A column analysis indicated that an overflow rate of 0.5 mm per second will produce satisfactory particle removal in a settling basin.
एट ए डेप्थ ऑफ 4 मीटर, तो जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया होगा फॉर सेटलिंग वो कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा वो यहाँ पे जो है आपको बताना है। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 277.7। कैसे आएगा 277.7? तो देखो जो हमारा रेट दिया गया है वो है 0.3 mm पर सेकेंड। इसको मिनट में करेंगे तो 60 गुने 0.3 गुने 10⁻⁻3, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा जो वो हमारा रेट आ जाएगा, यानी उत्वल रेत जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और क्यू जो है हमारा दिया गया है आपका 5 मीटर क्यूब पर मिनट। तो ये जो वैल्यू हम पहले निकल गए 60 गुने 0.3 गुने 10⁻⁻3, तो ये मीटर पर सेकेंड में आपका आ जाएगा। तो जो रेट होता है, रेट इज इक्वल टू, है ना, रेट इज इक्वल टू हमारा होता है Q बाई ए। तो हमें A निकालना है, तो A निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q बाई R कर देंगे जो रेट है हमारा दिया हुआ। तो 5 डिवाइडेड बाई 60 गुने 0.3 गुने 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 से गुना हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया। तो ये 60 से ये 0 आ जाएगा, ये पॉइंट है तो एक और 0 आ जाएगा, तो ये मतलब पॉइंट से ये तो 18, और ये इधर मतलब आपका आ जाएगा पूरा कैलकुलेट करने के बाद। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 277.7 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल मेथड, कौन सा जो है प्रिंसिपल मेथड नहीं है ऑफ लेइंग आउट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेइंग मेथड प्रिंसिपल मेथड नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका यहाँ पे पंपिंग सिस्टम। कौन सा है, पंपिंग सिस्टम हमारा प्रिंसिपल मेथड नहीं है। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म बताना है DWF। DWF का फुल फॉर्म होता है आपका ड्राई वेदर फ्लो। क्या होता है, ड्राई वेदर फ्लो। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स ट्रैप इज जनरली यूज टू एडमिट स्लज फ्रॉम द फ्लोर्स ऑफ रूम, बाथरूम्स, किचन एक्सेट्रा। तो कौन सा ट्रैप होता है, तो वो ट्रैप होता है आपका नहानी जो ट्रैप होता है ये जनरली यूज किया जाता है टू एडमिट स्लज फ्रॉम फ्लोर्स ऑफ रूम, बाथरूम्स, किचन एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि सीवेज सिकनेस इज फेनोमेनन रिलेटेड टू। तो ये जो फेनोमेनन होता है ये रिलेटेड होता है किससे, तो ये रिलेटेड होता है आपका यहाँ पे वॉइड्स ऑफ सॉइल क्लोग्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ सीवेज ऑन ए पीस ऑफ लैंड। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू अबाउट प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो दो स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, टोटल 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है आपका कि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड द अर्थ सरफेस टू द प्लेन। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इन अकाउंट एंड जनरली सुटेबल फॉर एरिया मोर देन 500 किलोमीटर स्क्वायर और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज लो। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, नहीं है, है ना, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है वो पूछा गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और 3 जो है सही नहीं है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 2 कौन सा है, आपका स्टेटमेंट 2 बोलता है कि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और जनरली सुटेबल फॉर एरिया मोर देन 500 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये भी गलत है। यहाँ पे आपका 500 से कम के एरिया के लिए
प्लेन सर्वे का यूज किया जाता है, उससे ज़्यादा होता है तो जियोडेटिक सर्वेइंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ अ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर विल बी। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल का है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/, आपका ऑप्शन नंबर डी 1/1000, 10,000, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, 1/1 अरब आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग करेक्शंस इज ऑलवेज निगेटिव इन सर्वेइंग। कौन सा करेक्शन जो है हमेशा निगेटिव होता है जब भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं तब, तो वो है आपका सैग। सैग करेक्शन जो है हमेशा निगेटिव होता है सर्वेइंग में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे टाइप ऑफ नीडल यूज्ड इन प्रिज्मेटिक कंपास। किस तरीके का नीडल का प्रयोग किया जाता है प्रिज्मेटिक कंपास में। तो प्रिज्मेटिक कंपास में यूज किया जाता है आपका नीडल, वो होता है यहाँ पे ब्रॉड नीडल। क्या होता है, ब्रॉड नीडल यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज द रिड्यूस्ड बियरिंग। व्हाट इज द रिड्यूस्ड बियरिंग इक्विवेलेंट टू द होल सर्कल बियरिंग, जो कि 211 डिग्री 54 मिनट है। तो हमारा रिड्यूस्ड बियरिंग इसका जो है बताना है। तो रिड्यूस्ड बियरिंग कितना हो जाएगा, तो 211 डिग्री 54 मिनट है। तो हमारा साउथ वेस्ट में अगर हम लेकर चलेंगे, ऑप्शंस भी हमें देखना है, तो साउथ वेस्ट के हिसाब से अगर देखें तो हमारा आ जाएगा साउथ 31 डिग्री 54 मिनट वेस्ट आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है 180 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हमारा साउथ ईस्ट नहीं होगा। 180 से ज़्यादा है तो साउथ वेस्ट ही हमेशा ये आपका आएगा, और 270 डिग्री से कम है इसलिए ये नॉर्थ वेस्ट में भी हमारा नहीं आएगा, साउथ वेस्ट में ही हमेशा हमारा आएगा। तो ये एंगल हमें देख के कैलकुलेट करना होता है। सिंपली 180 घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा कल आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच फॉलोइंग टाइप ऑफ लेवलिंग कैन नॉट बी डन बाय डम्पी लेवल। डम्पी लेवल से किस तरीके का लेवलिंग जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग हम लोग जो है डम्पी लेवल से नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि करेक्ट प्रिज्मोइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज। जो करेक्ट प्रिज्मोइडल फार्मूला होता है फॉर वॉल्यूम इज वो कितना होता है, तो D/3 गुने फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 इंटू समेसन ऑफ इवन एरिया प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड एरिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कंसीडर करना है, कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर के बारे में आपका दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि क्लोज्ड कंटूर लाइंस विद हायर वैल्यूज इनसाइड शो अ लेक। अगला स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे कंटूर इज एन इमेजनरी लाइन अबाउट पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। तीसरा स्टेटमेंट है आपका क्लोजली स्पेस्ड कंटूर इंडिकेट स्टीप स्लोप। एंड चौथा स्टेटमेंट है कंटूर्स लाइंस आर क्रॉस ईच अदर इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए जो कि स्टेटमेंट बी, सी और डी, ये तीनों जो है करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है इरिगेशन का। तो इरिगेशन का एडवांटेज नहीं है वो है इंक्रीज डैम्पनेस एंड वाटर बॉर्न डिजीज़। ये एडवांटेज नहीं है आपका इरिगेशंस का। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि एक कनाल है जो कि डिज़ाइन किया जाता है फॉर ए फुल्ली सप्लाई डिस्चार्ज ऑफ 60 क्यूमेक। एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज इन कनाल 40 क्यूमेक है। द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ कनाल इज। तो जो कैपेसिटी फैक्टर होगा कनाल का वो कितना होगा। तो देखो, अगर कैपेसिटी फैक्टर हमें निकालना है तो कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है जो एवरेज हमारा वैल्यू जो है डिवाइडेड बाय जो फुल दिया गया है। तो 40/60 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.67 यानी 2/3 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका कैपेसिटी फैक्टर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी इज डिफाइंड बाय लेसी इज डिपेंड ऑन। जो कोफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी है वो डिफाइन किया जाता है बाय लेसी इज डिपेंड ऑन। किस पे आपका जो है डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है ग्रेड एंड डेंसिटी ऑफ बाउंड्री मटेरियल। ग्रेड एंड डेंसिटी ऑफ बाउंड्री मटेरियल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सेक्शन है जो कि जनरल स्टडीज़ है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि बोला जा रहा है बुर्जोम नियोलिथिक साइट इज़ लोकेटेड इन। ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपका लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये आपका लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, which of the medieval Indian rulers is known as for his policies of market control। तो है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। जो फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे वो कौन था। तो वो था आपका पुर्तगीज़। क्या थे, पुर्तगीज़। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत एंड काउज द सेशन टू ब्रेक अप। कब हुआ था। तो ये आपका 1907 में। कब, 1907 में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 यानी 1919 वाज ऑल्सो नोन एज। और किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मॉन्टगू केम्पफोर्ड रिपोर्ट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल टू द ट्रिबल एरियाज ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट का। तो मणिपुर। कौन सा स्टेट है, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, है ना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ कंट्री। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो हेड है होते हैं कंट्री के। अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन इज। तो कौन होता है चेयरमैन। तो प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि
कंस्टेलेशन सप्तऋषि, कंस्टेलेशन सप्तऋषि यानी तारामंडल सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर एज, किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका बिग डीपर, किसके नाम से? बिग डीपर के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लैनेट, कौन सा जो है इनर प्लैनेट नहीं है ना, इसमें से कौन सा जो है इनर प्लैनेट नहीं है? तो सैटर्न यानी शनि, सैटर्न है ना, सैटर्न जो कि शनि, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एमंग द वर्ल्ड ओशियंस विच ओशियन इज हैविंग वाइडेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ, एमंग द वर्ल्ड ओशियन विच ओशियन इज हैविंग द वाइडेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ, तो वो है आपका यहाँ पे आर्कटिक ओशियन। कौन सा है? आर्कटिक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तब। अगला क्वेश्चन है, इफ़ आरबीआई इंक्रीजेज द रेपो रेट व्हाट कुड द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, इफ़ आरबीआई इंक्रीजेज द रेपो रेट व्हाट कुड द इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है अगर रेपो रेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है? तो इन्फ्लेशन जो होता है वो डाउन होता है, यानी महंगाई जो है घटती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, स्टडी ऑफ सेल इज़ ऑल्सो नोन एज, जो स्टडी होता है सेल्स का उसे किस नाम से जाना जाता है? तो काइटोलॉजी, किस नाम से? काइटोलॉजी या साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ह्यूमन आई फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहाँ पे इमेज को जो है फॉर्म करता है ह्यूमन आई? तो फॉर्म करता है आपका रेटिना पे, कहाँ पे? रेटिना, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन अप्रैल 2023 यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द विक्रांत विलेज प्रोग्राम, वेयर डिड यू डू इट, कहाँ पे ये शुरुआत किया गया है? ये शुरुआत किया गया है आपका कविथु अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो डैप यानी डाई अमोनियम सल्फेट डेवलप्ड बाई IFFCO इन अप्रैल 2023, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है आपका न्यू दिल्ली में, कहाँ पे? न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द दास्तलिक, जो दस्तलिक है 2023 एक्सरसाइज इज हेल्ड, कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है पिथौरागढ़, कहाँ पे? पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ODI सीरीज वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रिया, हाउ मेनी ODI सीरीज वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन मार्च 2023, तो कितना खेला गया है? तो 3, कितना? 3, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इन मार्च 2023
अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट SIEPRI, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एमंग द 3 इम्पोर्टिंग कंट्रीज़। कौन सा 3 जो है वो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ नहीं है? तो उसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शंस जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी। ठीक है। और ये जारी कब किया गया था? SIRPI रिपोर्ट तो 13 मार्च 2023 को। ओके। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ और भी शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो 100 क्वेश्चंस था वो मैंने आपको करवा दिया। दूसरा सेट भी आपका कंप्लीट होता है। पहला जो सेट था उसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, तो उसके बिहाफ पे इस सेट को मैं लेकर आया हूँ। आगे अगर इसी तरीके का आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली आगे और भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहना चाहिए, तभी जाकर मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।